नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एनहांस विद वंदना में। हमने पिछले जो 2 वीडियोज़ हैं उनमें 1 तारीख से लेके 5 फरवरी तक की सूजस ई बुलेटिन कवर की थी। अभी आज वाले इस सेशन में 6, 7 और 8 फरवरी 2026 तक की सूजस ई बुलेटिन हम कवर करने वाले हैं। इनमें ऐसा कुछ खास नहीं है, जो भी आपने पहले पढ़ा है 1 से लेके 5 फरवरी की, उन्हीं जो वो न्यूज़ है उन्हीं का एग्जीक्यूशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे पहली न्यूज़ यदि हम 6 फरवरी की देखें तो आपको सामने दिख रहा है, ये है ग्राम उत्थान शिविर। आप सभी को पता है 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी से ग्राम उत्थान शिविर की जो शुभारंभ है वो किया गया है। ये प्रत्येक गिरदावर सर्किल पे आयोजित हो रहे हैं। गिरदावर सर्किल एक राजस्व की इकाई है। जैसे पटवार मंडल होता है उससे ऊपर होता है गिरदावर सर्किल। तो प्रत्येक गिरदावर सर्किल पे कैंप लगाए जाएंगे जिनमें कितने विभागों की जो योजनाएं हैं उनको लागू किया गया है। तो आपको सभी को पता है 13 विभागों की जो योजनाएं हैं उनको लागू किया गया है। 13 विभाग अलग अलग है, जैसे कृषि विभाग है, उद्योग विभाग है, सामाजिक सुरक्षा विभाग है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी जो स्कीम्स है उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा ताकि एक ही छत के नीचे संबंधित विभाग के कर्मचारी आएँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके, लोगों को बार बार अलग अलग दफ्तरों में चक्कर ना लगाना पड़े। एक ही सेंटर पे वो जाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। यदि उनको पशुपालन से संबंधित काम करवाने हैं तो वो करवाए जाएं। उनको यदि कोई पेंशन वगैरह की प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन करवाया जाए। स्वामित्व कार्ड हो गए, मृदा स्वास्थ्य योजना के लाभ हो गए, मातृवंदना योजना के जैसे लाभ हो गए। तो ये प्रत्येक गिरदावर सर्किल के ऊपर आयोजित किए जा रहे हैं। इसका दूसरा चरण 5 फरवरी से आपको पता है 9 फरवरी तक चालू है। तो इस तरह से इस योजना के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी कुछ बता दिया है, इतना कुछ नया इसमें नहीं दे रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी डीडवाना कुचामन गए थे तो उन्होंने वहाँ के एक कैंप में शिरकत की है और उसके बारे में यहाँ पे अपने को बताया गया है। तो देखिए, सिर्फ रीडिंग लगानी है, ऐसा कुछ जानने लायक इसमें अभी नहीं है अपने लिए। ग्राम उत्थान शिविर में गए हैं, वहाँ पे कैंप्स वगैरह देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं राजीविका की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बने गए उत्पादों को इन्होंने देखा है। गरीब पशुपालक सरकारी योजनाओं से वंचित ना रहें, इसके लिए ये कैंप लगाए जा रहे हैं। तो एज सच इसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं देखना है। बाकी यदि कुछ आपको पदोक्रम के बारे में यदि देखना हो कि कौन से आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो आप थोड़ा माइंड में रख सकते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है, ये देखिए, राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी जी हैं। किसान आयोग के अध्यक्ष श्री CR चौधरी। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामगोपाल सुथार। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री रामगोपाल सुथार जी। इसके अलावा किसान आयोग के अध्यक्ष हैं श्री CR चौधरी जी। तो ये 2 नाम आपको याद रखने। इसके अलावा इसमें क्या क्या काम हो रहे हैं, 77 लाख से अधिक काम इसमें हुए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य योजना के तहत दिए जाते हैं। स्वामित्व कार्ड स्वामित्व योजना के तहत दिए जाते हैं, वो दिए जा रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन लिए जा रहे हैं। पशुओं का इलाज किया जा रहा है, पशुओं का टीकाकरण इसमें किया जा रहा है। PM सूर्य घर योजना सोलर प्लांट्स वाली, उसके रजिस्ट्रेशन हुए हैं। किसानों से रिलेटेड, सहकारी समितियों से रिलेटेड प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का आवंटन किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों के जो काम हैं वो एक ही छत के नीचे इसमें किए जा रहे हैं। तो मैं रोजाना इसको पढ़ा रही हूँ, इतना इसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा इस तरफ दे रखा है विकसित भारत जी राम जी वाला जो मिशन है, मनरेगा का जो नया वर्जन है उसके बारे में इसमें बताया है कि इसमें क्या क्या होगा। 125 दिन का पक्का रोजगार मिलेगा। पूरे काम का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा जिससे पारदर्शिता और तकनीक का पूरा यूज़ होगा। सीधे लाभार्थी के खाते के अंदर DBT होगा उसका पैसा। और कानून के तहत गांव में स्थायी संपत्ति बनेगी। जैसा कि हमेशा माना जा रहा था कि मनरेगा के तहत पक्के काम नहीं हो रहे हैं, इतने साल हो गए, इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन इस योजना से लाभार्थी है, तो क्यों ना इस योजना को इस तरह से डाइवर्सिफाई किया जाए कि गाँव में स्थायी परिसंपत्तियों का भी निर्माण हो और गाँवों में रोजगार के साथ में आजीविका का सृजन हो। रोजगार, आप काम करते हैं वो रोजगार है, लेकिन आजीविका मतलब आपने जो काम किया है उससे न केवल आपका बल्कि आपके परिवार का, सभी का पालन पोषण हो भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए। तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। इसके अलावा इसमें और क्या है वो देख लेते हैं। ओके, इस पेज में तो इतना ही है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। मुख्यमंत्री जी ने कहा, अच्छा ये उसी ग्राम उत्थान शिविर का है। इन्होंने अपने अपने कामों का ब्यौरा दिया है कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो हमारी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है, जो स्कीम्स है उनका हमें पता है। ओके, तो ग्राम उत्थान शिविर के अंदर इन्होंने जायज़ा लिया है, गौशालाओं को जो सहायता राशि दी है उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट पेज पे क्या है, ये ज़रूर थोड़ा बहुत काम का है, हमसे करंट अफेयर के अंदर पूछा जा सकता है
कि अभी जो हाल ही में मुख्यमंत्री जी हैं वो लाडनू गए। लाडनू क्यों गए? लाडनू में एक संस्था है जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती एक जैन समाज की प्रमुख संस्था है। उन्होंने एक सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल बनाया है, जहाँ पे जैन जो मुनि होंगे, आचार्य महाश्रमण वगैरह, वो आकर के बैठेंगे और अपने धर्म का और धर्म से संबंधित जो तथ्य हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, उनका प्रवचन देंगे। तो उस प्रवचन हॉल का नाम रखा है सुधर्मा सभा। लाडनू जैन समाज का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है और जैन विश्व भारती एक संस्था है जो लाडनू के अंदर है। तो मुख्यमंत्री जी गए हैं और उन्होंने इसका लोकार्पण किया है। लोकार्पण मतलब जनता को अर्पित वो हो चुका है। जैन धर्म एक बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। इनके पंच महाव्रत है वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, हमेशा सत्य बोलिए। दूसरा अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करे। चौथा है अपरिग्रह, किसी भी चीज़ का भंडारण ना करे, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें और दान करने की प्रवृत्ति रखें। और पांचवा है वो इसमें दे रखा है ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो इस तरह के ये 5 महाव्रत हैं। यदि आपको क्लियरली शो नहीं हो रहा तो हम नए पेज पे लेते हैं। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत देखिए, पहला सत्य, हमेशा सच बोलिए। दूसरा अहिंसा, अहिंसा का पालन कीजिए। तीसरा अस्तेय, चोरी मत कीजिए। चौथा अपरिग्रह, किसी भी चीज़ का इतना अधिक भंडारण ना करें कि आपके पास में तो उसका संचय हो जाए लेकिन दूसरों के लिए वो कमी पैदा करें। और पांचवा ब्रह्मचर्य का पालन करें, यानी आपके अंदर किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। आप एक अच्छे साफ सुथरी छवि के व्यक्ति होने चाहिए। गांधी जी ने भी इन पंच महाव्रतों को अपनाया है और गांधी जी का जो दर्शन है उसके अंदर इनकी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। लेकिन इनका जो मेन उद्गम है, जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, वो जैन समाज से हुई है। तो मुख्यमंत्री जी ने भी इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। ये देखिए, ये हमने देख लिया, लोकार्पण हुआ है, आपको ध्यान रखना है सुधर्मा सदन। और इसके अलावा ऐसा कुछ इसमें नहीं है जो हमें याद रखना है। जैन विश्व भारती संस्था है जो कि लाडनू नागौर में है। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज की जो ये सूजस हैं, इन 3 दिनों में ऐसा स्पेशल हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब ये नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। राजस्थान अक्षय एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। पीएम कुसुम योजना में बहुत अच्छा काम राजस्थान सरकार ने किया है। 3000 मेगावाट की हमने सोलर कैपेसिटी अर्जित कर ली है। ये देखिए, पीएम कुसुम योजना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। पीएम कुसुम योजना के तहत जो कंपोनेंट ए और सी है उसके अंदर 3000 मेगावाट की क्षमता अर्जित करी है। किसान न केवल अन्नदाता हो बल्कि साथ में ऊर्जादाता भी बने। इस प्रकार इस स्कीम का निर्माण किया गया कि किसान खेती तो करे, उसकी खेती का नुकसान न हो, बंजर भूमि पे लगाया जाए। और बंजर भूमि के अलावा भी यदि लगाया जा रहा है तो इस तरह से ऊंचाई पे लगाया जाए कि फसल को कोई नुकसान इससे ना हो। किसान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। मेहनती किसानों, ऊर्जा विभाग और राजस्थान डिस्कॉम्स के कार्मिकों को उन्होंने बधाई दी है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा के साथ पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को अब दिन में बिजली मिल रही है। साथ ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंपोनेंट बी में सोलर पंप सेट लगाने पर भी अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा में प्रदेश नए आयाम स्थापित भी कर रहा है और कुछ खुशहाल राजस्थान का संकल्प भी साकार हो रहा है। देखिए, पीएम कुसुम योजना, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। पीएम कुसुम योजना, पीएम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसके तहत इस तरह से हमें काम करना है। ये किसान का खेत है तो पहला काम तो ये बंजर भूमि है तो यहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स लगा दिए जाए। ये हो गया कंपोनेंट ए। कंपोनेंट बी के अंदर जो पानी निकालने के लिए हम जो पंप सेट यूज़ करते हैं उसमें बिजली का प्रयोग होता है, तो हम क्यों ना इन पंप सेटों का यूज़ कर रहे हैं, ये सोलर से चले, तो दूसरे के अंदर पंप सेट लगाने हैं। तीसरा, ऑलरेडी डीजल से चलने वाले, तेल से चलने वाले पंप सेट मौजूद हैं तो क्यों ना इनका सोलराइजेशन कर दिया जाए, इनका सोलरीकरण कर दिया जाए।
यानी पहले ये बिजली से चल रहे हैं, जो बिजली हम कोयले से बना रहे हैं, अब क्यों ना सोलर सेट से जो बिजली आ रही है उसके द्वारा इसको चलाया जाए। तो हम ए और सी के अंदर काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने अच्छे पावर प्लांट्स भी लगा लिए हैं और जो पहले से मौजूद जो डीजल पंप थे उनको हमने सोलराइज भी कर दिया है। कंपोनेंट बी में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में काफ़ी हद तक हमने अच्छा काम किया है। इसी के बारे में ये आर्टिकल था। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये पीएम कुसुम योजना हो गई। अब है इंडिया स्टोन मार्ट, मैं आपको कल से पढ़ा रही हूँ। इंडिया स्टोन मार्ट आप जानते हैं 13वां हम मना रहे हैं। क्या क्या आपको इसके बारे में पता है, देखिए। इंडिया स्टोन मार्ट, इंडिया स्टोन मार्ट पहला तो ये कहाँ हो रहा है, ये JECC सीतापुरा जयपुर में हो रहा है। JECC क्या है, जयपुर एग्जीबिशन एंड कल्चरल सेंटर, सीतापुरा जयपुर के अंदर ये हो रहा है। इसके अलावा ये 13वां है और ये 5 से 8 फरवरी 2026 तक आयोजित हो रहा है। तो आप देखिए 2026 का आधा 13वां, इस तरह से याद रखिए। अब आपको पता है इसका स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है, तो देखिए इसका स्पॉन्सर कर रहा है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन है 3 संस्थाएं हैं जो इसका काम कर रही है। पहला राजस्थान में है और उद्योग से संबंधित है, तो रिको तो आपको नंबर 1 पे याद रखना है। सी डोस करके एक संस्था है वो इसको कर रही है स्पॉन्सर। और तीसरा है लघु उद्योग भारती, लघु उद्योग भारती। इसके अंदर 2 व्यक्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए गए थे, पर इतना कुछ खास याद रखने के लिए नहीं है। आप ये याद रखिए कौन कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है। कथन के अंदर आपको दे देंगे और बोल देंगे निम्न में से कौन से कथन सही है, कि 13वें स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन JECC जोधपुर में किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए JECC कहाँ है, जयपुर के अंदर है। दूसरा प्रश्न आपसे यदि पूछा जाए कि इसका आयोजन सहकारिता विभाग के द्वारा किया गया, तो नहीं, इसका आयोजन उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन इन 3 संस्थाओं के द्वारा किया गया है। फिर तीसरे कथन में दे दिया जाएगा कि इसका आयोजन एवं स्पॉन्सर रिको, सीडोस और CII ने किया, तो गलत। CII का कोई लेना देना नहीं है, कौन कर रहा है, लघु उद्योग भारती कर रहा है। तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं ये तभी माइंड में क्लियर होगी जब आप बार बार इनका रिवीजन करेंगे। और सूजस डेली पढ़ने का मेन मोटिव ही यही है कि ये चीज़ें आपके माइंड में स्थायी हो जाए। तो देखिए ये वाला आर्टिकल भी आपने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके, जूम इन करते हैं इसको थोड़ा, क्या है इसमें स्पेशल ऐसा। इसके साथ साथ में कल भी हमने पढ़ा था JA और F, जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल भी मनाया जाएगा। ये देखिए आर्किटेक्चर फेस्टिवल का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के तहत आयोजित आर्किटेक्चर फेस्टिवल का भी शुभारंभ किया है। जयपुर में सीतापुरा के JECC में आयोजित इस कार्यक्रम में 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से राजस्थान की जो स्थापत्य विरासत है, पत्थर उद्योग और शिल्प परंपरा है, उसे वैश्विक पहचान मिलेगी। राजस्थान का पत्थर वैश्विक प्रदर्शनी के अंदर यदि शामिल हो रहा है तो नो डाउट विदेशी खरीदार होंगे, पत्थर की बिक्री होगी, निर्यात बढ़ेगा। इसके अलावा राजस्थान का पत्थर पूरी दुनिया में फेमस है। कहाँ कहाँ राजस्थान के पत्थर का यूज़ हुआ है, तो देखिए इस पत्थर का यूज़ राम मंदिर में हुआ है, अक्षरधाम मंदिर के अंदर हुआ है, बहुत सारी होटल्स है हेरिटेज उनके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें क्या है, इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प और मार्बल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। इससे प्रदेश के छोटे कारीगरों और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े शिल्पकारों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा, अवसर मिलेगा, निर्यात बढ़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है विकास भी और विरासत भी को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया गया है। जयपुर का विश्व वास्तुकला में एक विशेष स्थान है। जयपुर अपने आर्किटेक्चर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप सभी को पता है दुनिया का पहला नियोजित शहर यदि कोई है तो वो जयपुर है। दुनिया का पहला नियोजित शहर, दुनिया का पहला, पेन चेंज कर लिया जाए, पहला नियोजित शहर, प्लान्ड सिटी, जिसको प्लानिंग करके बनाया गया था 1727-28 के अंदर सवाई जयसिंह के द्वारा, तो वो अपना जयपुर ही है। तो ये आपको सभी को पता है। किस किस ने किया है, लघु उद्योग भारती, सीडोस के प्रतिनिधि थे और राजस्थान की तरफ से रिको तो आपको पता ही है। तो ये इस तरह से हमने एक सूजस पूरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब ये जो नेक्स्ट सूजस है वो 7 फरवरी की सूजस है। आप सभी को पता है जनगणना होनी है। जनगणना का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। हम इसको पहले कवर करते हैं। जनगणना होनी है, ओके, ये पेन काम नहीं कर रहा है इस पर, व्हाट, जनगणना होनी है, 2 चरणों में जनगणना होगी।
पहले में तो हाउस लिस्टिंग की जाएगी, मकान गिने जाएंगे, और दूसरे में फिर व्यक्तियों की गणना की जाएगी। हाउस लिस्टिंग की जाएगी, साथ में 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको प्रश्नों का पता होना चाहिए, कितने प्रश्न, 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले हाउस लिस्टिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद में जनगणना के तहत जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित विवरण पूछा जाएगा। तो इस टाइम पे हाउस लिस्टिंग का जो काम है वो शुरू हो रहा है, 1 मई से शुरू हो रहा है। 1 मई से लेकर के 15 मई तक तो आपको स्वगणना करने का मौका दिया जा रहा है, यानी आप खुद ही ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए अपने इन 33 प्रश्नों के आंसर। 16 मई से लेकर के और जून तक आपके घर घर में फील्ड विजिट के अधिकारी आएंगे और आपसे ये 33 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। आपको इन 33 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर उनको देना है। तो 2 तरीके से किया जा रहा है, सेल्फ न्यूमरेशन भी है, आप खुद स्वगणना प्रपत्र भर दीजिए और ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए, और दूसरा 16 मई से फील्ड विजिट करते हुए आपके पास में सरकारी कर्मचारी आएंगे और उनको आपको इन 33 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। जनगणना का जो प्रथम चरण है वो हाउस लिस्टिंग किया जा रहा है, मकानों की संख्या गिनी जाएगी। मकानों की संख्या इसलिए गिनी जा रही है ताकि बाद में जब हम व्यक्तियों की संख्या को गिने तो हमारे पास में एक ऑथेंटिक डेटा हो कि ये एक मकान है और इस मकान के अंदर इतने व्यक्ति रह रहे हैं। तो एक शुद्धता की हिसाब से हम पहले मकान की गणना अलग से कर रहे हैं और व्यक्तियों की गणना अलग से करेंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हम डिटेल्स ले लेते हैं। राजस्थान में जनगणना का प्रथम चरण 16 मई से, देखिए क्या है, जनगणना 2027 राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री जी ने सटीक जनगणना विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण आधार है ऐसा बताया है। जनगणना के समय संकलित आंकड़ों से ही केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्धारण हो पाता है और उनका क्रियान्वयन तभी प्रभावशीलता से होगा जब हमारे पास में ऑथेंटिक डेटा होगा। हमारी पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क भी उसी हिसाब से किया जाएगा। इसलिए सभी कार्मिक जनगणना कार्य को राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर निष्ठा से संपन्न करें। तो देखिए शनिवार को जनगणना का ट्रेनिंग सम्मेलन था, इसको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण अर्थात मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना का काम जितना शुद्धता के साथ होगा उतना अधिक व्यक्तियों की गणना का चरण उतना ही त्रुटि रहित होगा। जनगणना संवैधानिक दायित्व है, ये हमें करना है। इसके अलावा ओके नेक्स्ट, पुख्ता आंकड़ों से ही गांव शहरों के व्यक्तियों और परिवारों की स्थिति का बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, स्कूल, हॉस्पिटल, घरेलू गैस कनेक्शन आदि की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिलेगी। आंकड़े सही नहीं होंगे तो योजनाएं ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, इनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा। श्री शर्मा ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी जनगणना के आंकड़ों पे आधार पे होता है। परिसीमन भी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होता है। आप सभी को पता है लोकसभा में कितनी सीटों का आवंटन होगा, राज्यसभा में कितना होगा, विधानसभा में कितना होगा। तो इन सब क्षेत्रों का जब हम डिसाइड करते हैं वो जनगणना को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। तो जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। देश में पहली बार डिजिटल तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। देश की पहली डिजिटल जनगणना इस बार होने जा रही है 2027 वाली। पहला काम मकान सूचीकरण का है। प्रथम चरण में 1 मई से 15 मई तक तो समस्त नागरिकों को स्वगणना का विकल्प मिल रहा है कि आप खुद से भर दीजिए। इसके बाद में आपको करवाना है काम तो संबंधित कार्मिक आपके पास आएंगे और उसके बाद में आपकी रिपोर्टिंग लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 1 मई से 15 मई तक तो स्वगणना और फिर 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण का कार्य संबंधित अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। तो ये डेटा आपको याद रखना है। इसके अलावा मुख्य सचिव हमारे वी श्रीनिवास हैं और महारजिस्ट्रार भारत सरकार है श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा ये हमने पढ़ लिया है। पहले चरण में मकान सूचीकरण 16 मई से 14 जून तो सरकारी अधिकारियों के द्वारा और 1 से 15 मई स्वगणना का विकल्प है। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। फिर से वही आया है, जैन समाज का ही एक आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के सानिध्य में हर माह एक उपवास का आयोजन है। ये मुख्यमंत्री जी भी इसमें शामिल हुए हैं। हर महीने की 7 तारीख को एक उपवास का जो प्रावधान है वो किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी भी इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। इस तरह से आप इसे देखिए ताकि जो शरीर है आध्यात्मिक है, शरीर और अध्यात्म का आपस में मिलन हो, हमारा मन वाणी और इन पे संयम हो, इस तरह से आप इसको लीजिए। बाकी आप इसे स्किप कर सकते हैं, हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। इंडिया स्टोन मार्ट में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी आए हैं। 2 जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल अभी हमने पिछले सूजस में ही देखा है और ये काफ़ी बार बता चुकी हूँ। JECC सितारपुरा में हो रहा है, 13वां है। कौन कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है,
ये बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया है और ऐसे जो प्रयास हैं इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचारित भी किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में परिवर्तन समाज स्वयं ही लेकर के आ सकता है। कोई भी सरकारी योजना सरकार बना दे, लेकिन जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन जनता के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जनता में जागरूकता नहीं आएगी, तब तक उसका प्रॉपर क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं होगा। तो इस भावना को जन सहभागिता किस कदर काम कर सकती है, इसका ठोस उदाहरण यदि देखने को मिला है तो वो सवाई माधोपुर में मिला है। तमाम जो जिला प्रशासन है वो प्रशंसा का पात्र है। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, आप जानते हैं सरसों की जो तूड़ी होती है उसको जलाने की बजाय बेचा गया ताकि राजस्व की प्राप्ति हो। मृत्यु भोज में खर्च की राशि, जो मृत्यु भोज होता है जिसे मौसर कहते हैं, उसे बचा करके अब तक 37 करोड़ रुपए इन गाँव वालों ने इकट्ठे किए हैं। ये सवाई माधोपुर का एक मॉडल सफलता की उड़ान बन गया। इसका मॉडल का नाम है भविष्य की उड़ान। जिला प्रशासन ने शुरू किया था, वहाँ के जो तत्कालीन जिला कलेक्टर थे श्रीमान सुरेश ओला, उन्होंने शुरू किया था। वर्तमान में श्रीमान कानाराम जी वहाँ के जिला कलेक्टर हैं। भविष्य की उड़ान के तहत लोगों को इकट्ठा होना था और राजस्व का अपना सहयोग देना था जन सहभागिता योजना में। इसके तहत लोगों ने 60% पैसा, 40% पैसा खुद के आधार पर जुटाया और 60% पैसा सरकार से लिया और ठोस कदम परिसंपत्तियों का सृजन किया गया, स्कूलों की मरम्मत की गई। इस तरह से कार्य किया गया और सवाई माधोपुर के अंदर ये मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल माना गया है। तो देखिए इस मॉडल के बारे में हम पढ़ते हैं। मॉडल का नाम है भविष्य की उड़ान। तो इस एग्ज़ाम के लिहाज से आपको क्या क्या इसमें डेटा मिलेगा और क्या जानकारियाँ मिलेगी, एक जागरूक नागरिक के तौर पर आप देखिए। मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना का सवाई माधोपुर मॉडल सफलता की उड़ान भर रहा है, क्योंकि आप देखिए 40% राशि जन सहयोग से और 60% राशि राज्य सरकार ने दी है। सरकारी विद्यालयों में सुविधाओं का विकास हुआ है, बहुत सफल मॉडल रहा है। जिला प्रशासन सवाई माधोपुर ने इसको लिया है, भविष्य की उड़ान इसका नाम था। और 541 भामाशाह है इससे जुड़े और 29 प्रेरक जुड़े। तो ये डेटा आपको इस तरह से नहीं देखना है, आपको देखना है भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर जिला प्रशासन के द्वारा चालू किया गया था। और इसके बाद में देखिए क्या है इसमें डेटा, यह अभिनव योजना सामुदायिक कल्याण में जन सहभागिता की सफलता का उत्कृष्ट प्रमाण है, जिसमें आम ग्रामीणों, राजकीय विद्यालयों के शिक्षक कार्मिकों एवं पूर्व विद्यार्थियों तथा अन्य भामाशाहों से अब तक 37 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिली है। यह चतुर्थ जिला स्तरीय भामाशाह एवं प्रेरक सम्मान समारोह शिक्षा विभाग ने और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित किया गया। 6 करोड़ रुपए का योगदान देने वाले भामाशाहों का इसमें सम्मान किया गया है। ये देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन सवाई माधोपुर, शिक्षा विभाग क्योंकि स्कूलों का काम हुआ और महिला अधिकारिता विभाग क्योंकि आंगनबाड़ियों का भी काम हुआ है। तो इस तरह से इनको सम्मान समारोह दिया गया है, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। जिला कलेक्टर सुरेश ओला ने शुरुआत की थी, वर्तमान में जिला कलेक्टर कानाराम जी हैं। और इसके बाद में 37 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे इन्होंने जुटाए हैं। राजकीय विद्यालयों में भवन मरम्मत का काम करवाया है, टॉयलेट्स वगैरह बनवाए हैं, संपूर्ण भवनों का निर्माण करवाया, फर्नीचर अवेलेबल करवाया है। क्या किया है इन्होंने, ऐसा देखिए इन्होंने किया है सामुदायिक सहयोग के लिए इस योजना में लोगों ने सरसों के फसल की जो तूड़ी है उसको जलाने की बजाय सामूहिक रूप से बेचा, मृत्यु भोज जैसी सामाजिक कुरीति छोड़ी, बचत हुई, अन्य सामाजिक पारिवारिक आयोजनों पर दान के रूप में सहयोग राशि विद्यालय विकास के लिए देने के लिए प्रेरित किया। जिले के विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं हुई, अलग अलग व्यवसायों की ओर से CSR के तहत राशि जुटाई गई। CSR मैंने आपको पहले बताया था, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉरपोरेट सेक्टर या फिर कोई कंपनी या व्यवसाय यदि समाज के संसाधनों का उपयोग करके पैसा कमा रहा है तो उस पैसे पे समाज का भी हक है, उसको अपनी इनकम का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी लगाना चाहिए, क्योंकि उसने समाज के संसाधनों का दोहन करके ही वो राजस्व प्राप्त किया है। तो इस तरह से उसका एक नैतिक और एक सामाजिक दायित्व है कि जिन संसाधनों का उपभोग करके उसने मनी बनाई है, इनकम बनाई है, इनकम का कुछ फीसदी भाग उसे वापस समाज के अंदर लगाना है ताकि समाज में संतुलन स्थापित रहे। ये गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी भी थी, न्यासधारिता का सिद्धांत भी था। तो उसी के तहत इन गाँव वालों ने भी एक्शंस लिए और काफ़ी सराहनीय पहल मैं इसे मानती हूँ। इस तरह की पहलें और भी अधिक होनी चाहिए, तभी राजस्थान विकसित राजस्थान 2047 का जो संकल्प है उसको पूरा कर पाएगा। आप खुद समझिए, सूजस ई बुलेटिन में इसका इतना जिक्र किया गया है क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी योजनाओं का बहुत कम ही हमें देखने को मिलती है। देखिए CSR के तहत राशि मिली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा दिया गया सहयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे ग्रामीण सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR मतलब कॉरपोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
ये GSR है। GSR यानी ग्रामीणों का सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो CSR से बड़ा GSR है, क्योंकि ये बड़े लेवल पे काम कर सकता है और लोगों के लिए जागरूकता बन सकता है। CSR को तो कंपनी वाले बाध्यता के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि सरकार कानून लेके आ चुकी है बाकायदा। GSR हमारी नैतिक समझ दिखाता है कि भारत किस तरह से विश्व गुरु है, क्योंकि यहाँ के लोगों में नैतिक दायित्व किस कदर बसा हुआ है। आने वाले दिनों में और अधिक संख्या में लोग जुड़ेंगे और यह योजना बड़ा बदलाव साबित होगी। तो सवाई माधोपुर का मॉडल प्रशंसा का पात्र है, जिसका नाम है भविष्य की उड़ान। इसके अलावा प्रदेश में उच्च अधिकारियों ने 1804 पशु चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया है। तो सच ऐसा कुछ नहीं है, निरीक्षण किया गया है, तो देखा गया है क्या साफ़ सफाई है, संतोषजनक परिणाम है या नहीं। इसके अलावा श्रीमान उमेश जी निवासी अलवर द्वारा 5 जनवरी को 181 पे शिकायत वगैरह हुई है, तो उसका निस्तारण किया गया है, तो ऐसे बताया गया है। बस ऐसा कुछ स्पेशल हमारे लिए नहीं है इसमें। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, ओके, ये है मानसून से पूर्व जर्जर विद्यालय भवनों के कायाकल्प की व्यापक पहल। आपको पता है पिपलोदी में जुलाई अगस्त में हादसा हुआ था, उसके बाद में वहाँ बच्चों की जान चली गई थी, तो उसको देखते हुए सरकार ने मरम्मत के कार्य शुरू किए हैं, वाटर प्रूफिंग वगैरह की जा रही है, तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ इतना देखना है। 175 नवीन विद्यालय भवन भी बनाए जा रहे हैं, लैब्स वगैरह बनाई जा रही है, डाइनिंग सेंटर्स, डाइट सेंटर्स वगैरह में काम हो रहा है। एक ये है साइबर अलर्ट, राजस्थान पुलिस की बड़ी चेतावनी। ये देखिए इधर, क्योंकि इस तरह के हमारे पास में लिंक आ रहे हैं कि आप ये कैप्चा भर दीजिए, नीचे कैप्चा दिया हुआ होता है कि ये XYZ है। यदि आप इस खाली के अंदर भी XYZ लिख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो एक न्यूनतम प्रयास और अधिकतम लाभ सृजित करने के चक्कर में हम इस झांसे में आ जाते हैं और हमारे साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है। तो किस तरह से हमें इनसे बचना है, इसके बारे में एक आर्टिकल दे रखा है। और इसके अलावा इसमें दे रखा है RS भर्ती 2024 का 6वां चरण जो है उसके साक्षात्कार शुरू होने जा रहे हैं। तो आपके काम का ये ऐसा कुछ नहीं है, साक्षात्कार हो रहे हैं, चल रहे हैं, बढ़िया बात है। इसके अलावा अब हम देखते हैं हमारे लिए क्या ज़रूरी है। खेजड़ी का कानून लेकर के आएंगे, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के बहुत से इलाकों में इसका व्यापक विरोध हुआ है। खेजड़ी हमारा कल्प वृक्ष है, रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती है, तो इसके लिए कानून लाएंगे, इसके बारे में दे रखा है। नेक्स्ट पेज। अब हम चलते हैं 8 फरवरी की सूजस पे। देखिए 8 फरवरी की सूजस वही अलवर के अंदर मुख्यमंत्री जी गए थे और वहाँ पे उन्होंने ग्राम उत्थान शिविर देखा, उसके बारे में इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। क्या है ग्राम उत्थान शिविर, तो आप सभी जानते हैं बसंत पंचमी से शुरू हुआ है। मैं बार बार बसंत पंचमी बोल रही हूँ ताकि आप भूलें नहीं। 23 जनवरी तारीख याद रखिए, बसंत पंचमी तो नहीं भी हो मान लीजिए। अंतिम पंक्ति तक जन कल्याण को पहुंचाना है, इसके लिए ये शुरू किए गए थे। ये मनरेगा के बारे में बताया है, क्या क्या होगा मनरेगा से फ़ायदा, फिर से देख लेते हैं, क्या पता कुछ एक्स्ट्रा डेटा आपको मिल जाए। 125 दिन का रोजगार आपको पता है, पूर्ण पारदर्शिता होगी, DBT होगी, विकसित भारत का संकल्प है, नरेगा की कमियों को दूर किया गया है, बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा, तो बढ़िया है। और इसके अलावा नेक्स्ट पेज हम चलते हैं, काम की चीज़ पढ़नी है हमें। ये देखिए 1 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्तियां देनी है, 1,54,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। ये देखिए ये ज़रूरी है। राजस्थान में 9,000 रुपये की किसान सम्मान निधि, आपको पता है सेंटर 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के देते हैं, 2-2 हज़ार की 3 किश्तें आती है साल के अंदर, 6,000 रुपये मिलते हैं, आपको मालूम है, किसान सम्मान निधि के अंदर। लेकिन राजस्थान सरकार का प्रयास है कि इस 6,000 को हम कितना कर दें, हम इसे बढ़ा करके 9,000 रुपये कर दें। तो सरकार चाहती है हम 9,000 रुपये दें, तो आप इसे याद रखिए। जिस तरह से कल हमने देखा था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, जहाँ सेंटर 5,000 देता है वहाँ स्टेट 6500 रुपये देता है। साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा आपको क्लमजी सा लग रहा होगा। ओके, जहाँ सेंटर 5,000 रुपये देता है, जहाँ सेंटर 5,000 रुपये देता है वहीं 6500 रुपये राजस्थान देता है, 10,000 रुपये दिव्यांगों के देते हैं। उसी तरह से राजस्थान सरकार इसके अंदर भी अच्छा काम करने जा रही है। और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसमें भी जहाँ केंद्र सरकार 6,000 देती है, स्टेट गवर्नमेंट 9,000 रुपये देने का काम कर रही है। तो ये आपको पता है, अच्छी योजना है, काफ़ी किसान वर्ग काफ़ी लाभान्वित भी हुआ है इस योजना से। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। अलवर में एक डेयरी का जो प्रसंस्करण केंद्र है वो बनेगा, ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। इन्होंने श्रद्धांजलि दी है स्वर्गीय हेम सिंह भड़ाना, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और ये मंत्री सार्वजनिक जीवन जनसेवा के प्रति उनका समर्पण दर्शाता है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, हम भी इन्हें श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं।
ओके, नेक्स्ट है टाइगर इंटरनेशनल। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे भाग लिया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। देखिए, मैराथन का नाम है टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन। टाइगर से आपको समझ में आ रहा है, टाइगर का नाम अलवर से जुड़ा हुआ है। सरिस्का वहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है, इंटरनेशनल लेवल की ये मैराथन है। विदेशी धावक भी दौड़े हैं, सेना के जवान भी दौड़े हैं, पुलिस अफसर भी दौड़े हैं, अर्धसैनिक जो पैरामिलिट्रिक फोर्सेस हैं, जैसे हमारी बीएसएफ के जवान हो गए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ वगैरह वाली जो अर्धसैन्य बल के जवान हैं, सीआईएसएफ वाले, इन्होंने भी मैराथन में भाग लिया है। तो देखिए क्या है न्यूज़, हम देखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कहाँ आयोजन हुआ है, तो अलवर में आयोजन हुआ है, अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन। तो आप इसे इस नाम से ही याद रखिए, क्या नाम है, अलवर टाइगर इंटरनेशनल हाफ मैराथन। मुख्यमंत्री श्री शर्मा जी ने इसमें भाग लिया, साथ में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव भी थे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी थी, और राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा भी थे। इसके अलावा इस मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, आपको ये याद रखना है। देखिए, इस मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो देखिए कौन है, इसके एम्बेसडर है रणदीप हुड्डा, एक एक्टर है। तो आपको याद रखना है, ब्रांड एम्बेसडर रणदीप हुड्डा है। 21 किलोमीटर तक तो हाफ मैराथन हुई है, महिलाएं भी दौड़ी हैं, पुरुष भी दौड़े हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा है, संख्या बल भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आपको पता है हाल ही में पद्मश्री जो अवार्ड है उनकी घोषणा की गई है। राजस्थान से 3 लोगों को मिला है, जिसमें से एक है गफरुद्दीन मेवाती जोगी। इनका देखिए ये रही शक्ल, शॉल उड़ा करके सम्मान किया गया है। भपंक वादक है, आपको पता है भपंक एक तत्स वाद्य श्रेणी में आता है, जिसमें तार होते हैं, कांख के अंदर रख के इसको दबाया जाता है। तो ये गफरुद्दीन मेवाती जोगी, इनको पद्मश्री मिला है, तो काफ़ी अच्छा गर्व का पल है हमारे लिए, और मुख्यमंत्री जी ने इन्हें शॉल उड़ा करके सम्मानित भी किया है। तो आप देखिए, इसके अलावा और कौन है, ओके डन। इस पेज में भी इतना ही दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं क्या है। सेम वही चीज़ आई है, ग्राम उत्थान शिविर। मैं भी काफ़ी बोर हो रही हूँ बार बार रोज़ाना ग्राम उत्थान शिविर पढ़ा करके, बट कोई नहीं, काफ़ी अच्छा है, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तारबंदी योजना, खेत तलाई योजना, सरकार के प्रयास हैं, अच्छे प्रयास हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने अब तक की 1 फरवरी से 8 फरवरी तक की सूजस कंप्लीट कर ली है। मेरा प्रयास था कि मैं कम से कम फरवरी माह से जो भी पढ़ाऊँ वो रेगुलर पढ़ाऊँ, तो मैंने 8 फरवरी तक का कवर किया है। अब से हम दैनिक पढ़ेंगे, एक एक दिन का सूजसी बुलेटिन। वीडियो इतना बड़ा भी नहीं होगा, छोटा 10 मिनट का वीडियो बनेगा, और जब तक ग्राम उत्थान शिविर चल रहा है तब तक तो काफ़ी छोटा ही बनना है। कुछ भी नया अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर से आपको बताऊँगी। बाकी आप सभी का ग्राम विकास अधिकारी का पेपर भी लग चुका है, अच्छा रिजल्ट भी मानती हूँ आपका गया होगा। टीचिंग वाला एग्ज़ाम भी लग चुका है, और मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से आपका सहयोग नहीं दे पाई, इसके लिए मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब से मैं इस चैनल पर रेगुलर रहूँगी, आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियोज़ को देखिए, समझिए, अलग से नोट्स बनाइए, याद रखिए। चीज़ें याद रखने से ही हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि यदि हम हार मान जाएंगे, बार बार यदि हम असफल होंगे, तो एक टाइम आता है जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि नहीं अब नहीं होगा। उस टाइम पे यदि हम उठ गए और हमने काम करना शुरू कर दिया, तो वो ही हमारे लिए 100% सक्सेस होने के लिए ज़रूरी मंत्र होता है। क्योंकि एक लाइन जो है वो हमेशा कही जाती है कि इट सीम्स ऑलवेज इम्पॉसिबल until it is done, until it is done। कि यानी कोई भी काम तब तक असंभव प्रतीत होता है जब तक कि वो कर नहीं लिया जाता। यदि कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो फिर वो इम्पॉसिबल नहीं लगती है, जब तक वो चीज़ हमें नहीं मिल रही होती तब तक वो इम्पॉसिबल लगती है। सेम चीज़ है, नौकरी जब तक नहीं मिल रही है तब तक लगता है ये इम्पॉसिबल है, लेकिन जिस दिन मिल जाएगी उस दिन आप में आत्मविश्वास आ जाएगा, आप खुद तैयारी करेंगे। यही तैयारी है। तैयारी आंकड़े याद करना नहीं है, तैयारी प्रश्न हल करना नहीं है, तैयारी है आत्मविश्वास के साथ लगे रहने की, तैयारी है कंसिस्टेंसी बनाए रखने की। और यकीन मानिए, यदि आप कंसिस्टेंट हैं, आप डेली पढ़ रहे हैं 8 घंटे 7 घंटे, जो भी टाइम आप अपना निकाल पा रहे हैं, नौकरी पेशा वर्ग है वो थोड़ा कम पढ़ पा रहा होगा, लेकिन अपने टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ कर रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहा है, तो नो डाउट नौकरी पेशा वर्ग ने भी काफ़ी अच्छा काम इसके अंदर किया है। काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे वो लोग गए हैं जॉब के बाद में। जो जॉब में नहीं है
वो पूरा प्रयत्न दें, क्योंकि आप तो इस टाइम पे फ्री हैं, आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, आप अपना 100% दे सकते हैं। तो कल को ये रिग्रेट हमारे मन में नहीं रहे कि हमने उस समय ध्यान नहीं दिया। ज़िंदगी में रिग्रेट से बड़ी मृत्यु कोई नहीं है। मौत आती है, सबको आती है, लेकिन रिग्रेट वाली जो मौत आती है वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो प्लीज़ उस जोन में अपने आप को न आने दें। अच्छा प्रयास करें, मेहनत करें, कोशिश करें, प्रथम प्रयास में ही निकले। नहीं भी निकले तो इतनी शानदार मेहनत होनी चाहिए कि परिणाम चाहे हमारे पक्ष में आए चाहे न आए, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, निष्काम भाव से काम करो। अपने प्रयत्नों को देखिए, अपने इनपुट को देखिए, आउटपुट की परवाह आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यकीन मानिए ऊपर वाला भी आपके व्यक्तित्व को देखता है, आपके प्रयासों को देखता है। ईश्वर आपका ज़रूर साक्षी है। और प्रयास करती रहिए। माँ सरस्वती का ध्यान अपने मस्तिष्क में रखिए, अपने जहन में बार बार अपने आप को कहिए ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। सूजसी बुलेटिन हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अब चाहे आप आरएस की तैयारी करें, आप चाहे एसआई की करें, पटवार, वीडियो, टीचर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एनी एग्ज़ाम इन राजस्थान, सूजसिस मस्ट मस्ट मस्ट। ओके, तो आज काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है, हम अपने फ्लो में आ चुके हैं। 8 फरवरी तक का हो चुका है, 9 फरवरी का डेली आएगा। जिस तरह से सूजस आएगी उसी तरह से ये भी आने लग जाएगा। ये जिस सूजस टाइम पे अपलोड होगी तो मैं एक फ़िक्स टाइम इसके लिए डिसाइड करूँगी कि इस टाइम पे सूजस अवेलेबल होगी, क्योंकि मेरा खुद का 10 से 4 स्कूल टाइम रहता है। तो 10 से 4 में तो पॉसिबल नहीं है, उसके बाद में ही मैं अपना टाइम निकाल करके वीडियो शूट करती हूँ और चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप भी मेरी इस मजबूरी को समझेंगे। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरी तरफ से आपको कोई मनाही नहीं है। आराम से फुल जितना मेरे से सहयोग होगा मैं उतना करूँगी। मैं सोच रही हूँ एक जो केंद्र का बजट है वो भी आपको पढ़ा दूँ, और नो डाउट राजस्थान का बजट और आर्थिक समीक्षा तो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही पढ़ेंगे। मेरा ऐसा मानना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहले पढ़ना है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्योंकि आप किसी और के शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आपको वो मन में वो पूर्णता का भाव नहीं आता कि आपने है ना खुद ने डॉक्यूमेंट पढ़ा है। इसी वजह से मैं सूजसी बुलेटिन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आती हूँ, ये जानते हुए कि पूरे पेज में 2 लाइन काम की है फिर भी मैं लेके आती हूँ, ताकि आपके मन में ये विश्वास रहे कि मैंने पढ़ा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ा है, उसमें इतना ही दिया हुआ है, टीचर ने कुछ भी कम ज़्यादा नहीं किया है। तो इसीलिए, और आर्थिक समीक्षा भी देखिए हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही पढ़ेंगे, और इतना अच्छा पढ़ेंगे एकदम डेटा अपने माइंड में याद रखेंगे, चाहे हमें पढ़ने में 2 महीने 3 महीने लग जाए उस डॉक्यूमेंट को। क्योंकि केंद्र सरकार का आर्थिक समीक्षा 771 पेज का आया है, तो नो डाउट इस बार 500 के समथिंग पेज का राजस्थान का आर्थिक समीक्षा भी आने वाला है। और 11 फरवरी को आपको पता है बजट पेश होने वाला है, तो हम बजट पढ़ेंगे। उससे पहले हम सेंटर का बजट, फिर राजस्थान का बजट और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं। तो तैयारी को बूस्टअप करते रहिए। जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए पूरी प्रयासरत हूँ। अब आपका दायित्व बनता है इस चैनल को आगे किस तरह से बढ़ाना है। 143 सब्सक्राइबर है, मैं चाहती हूँ कि फरवरी में 500 का टारगेट हम अचीव कर पाएँ। हम पूरी मेहनत करेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए, ताकि ये सब्सक्राइब बढ़े, क्योंकि मेरे लिए यही कमाई है और कुछ नहीं है। आप लोगों का मुझ में विश्वास आपके इन्हीं प्रयत्नों के द्वारा आप झलका सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। कोई प्रॉब्लम्स है तो लिखिए, उनका डाउट भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना, अपने परिवार वालों का और अपने कर्म का ध्यान रखिए, अपने मन वाणी पे संयम रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।